हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पोम के बारे में जो लिखी है जॉन कीट्स ने, जिसका नाम है टू ऑटम। ये पोम सितंबर 1819 में लिखी गई थी और ये वीडियो आपके लिए इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आप उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं। इन दिस वीडियो वील गो स्टेंजा बाय स्टेंजा, समझेंगे इसकी मेजर थीम्स को, जानेंगे कीट्स के बारे में और ये भी देखेंगे कि उस दौर ने इस कविता को कैसे शेप किया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेंजा 1। कविता शुरू होती है ऑटम के वर्णन से। मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी कोहरा और पकी हुई मिठास से भरा हुआ मौसम। पहली ही लाइन में कीट्स ने पूरी कविता का टोन सेट कर दिया। कीट्स पर्सोनिफाइज ऑटम एज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ द सन। दोनों मिलकर मानो साजिश कर रहे हैं हर चीज़ को पकाने की। ये वर्ड कॉन्स्पायरिंग इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली इसका मतलब कुछ छुपा हुआ या गलत होता है, लेकिन यहाँ कीट्स इसे खुशी से इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑटम और सन एक मज़े की सीक्रेट प्लानिंग कर रहे हो दुनिया को जितना हो सके उतना भरपूर बनाने के लिए। ध्यान दीजिए इस्तेमाल हुए वर्ड्स पर। लोड, ब्लेस, बेंड, फिल, स्वेल, प्लम्प। ये पूरा स्टेंजा एक के बाद एक पकने की क्रियाओं की लिस्ट है, बिना रुके। सेब के पेड़ अपने ही फल के बोझ से झुक रहे हैं। कद्दू अपने पूरे साइज तक फूल रहे हैं। हेजलनट अंदर मीठी गिरी से भर रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस देर से फूल भी अभी तक खिल रहे हैं, इतनी देर से कि बीज को लग रहा है कि समर कभी ख़त्म ही नहीं होगी। द स्टेंजा ends with one of the most famous images, bees whose honeycombs have overflowed, क्योंकि फ्लावर्स इतनी देर तक खिलते रहे कि बीज के पास जितना हनी रखने की जगह थी उससे भी ज़्यादा हो गई। ये पूरा स्टेंजा अबंडेंस के बारे में है, भरपूरता के बारे में, जो लगभग एक्सेस तक पहुंच जाती है। अभी कुछ भी सूख नहीं रहा, कुछ भी मुरझा नहीं रहा। ये इंटरेस्टिंग है कि इस स्टेंजा में कोई इंसानी कैरेक्टर भी अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। पूरा नेचुरल वर्ल्ड खुद ही काम कर रहा है, ऑटम और सन सिर्फ पीछे से गाइड कर रहे हैं। अब चलते हैं सेकंड स्टेंजा की तरफ। सेकंड स्टेंजा में पोएम कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाती है, दोनों टोन से और टेक्निक में भी। अब कीट्स मौसम का एब्स्ट्रैक्ट वर्णन नहीं कर रहे, वो ऑटम को पूरी तरह एक स्त्री के रूप में पर्सोनिफाई करते हैं और पूछते हैं किसने नहीं देखा उसे अपने भंडार के बीच में बैठे हुए। दिस इज अ क्लासिक डिवाइस इन रोमांटिक पोएट्री, लेकिन कीट्स उसे बहुत ही ऑर्डिनरी ह्यूमन लेबर में ग्राउंडेड रख, किसी सुपर नेचुरल चीज में नहीं। ही पेंट्स 4 सेपरेट पिक्चर्स ऑलमोस्ट लाइक 4 स्टिल फोटोग्राफ्स स्ट्रंग टुगेदर। पहली तस्वीर में वो एक अनाज की खलियों में बेफिक्र बैठी है। हवा उसके बालों को हल्के से उड़ा रही है, वही हवा जो ग्रेन को विनो कर रही है, यानी छिलकों से अलग करने में इस्तेमाल होती है। दूसरी तस्वीर में वो आधे कटे हुए खेत में सो गई हैं, पॉपी फूलों की खुशबू से नींद में डूबे हुए। थर्ड, शी इज अ ग्लेनर, कोई जो हार्वेस्ट के बाद बचा हुआ अनाज इकट्ठा करता है, केयरफुली बैलेंसिंग अ फुल बास्केट ऑन हर हेड एज शी क्रॉसेज अ स्ट्रीम। और चौथी और आखिरी तस्वीर में वो एक साइडर प्रेस के पास बैठी हैं, धैर्य से सेब के रस की आखिरी बूंदों को घंटों निहार रही हैं, बिना किसी जल्दी के। व्हाट्स रिमार्केबल हियर इज, पोएम की खुद की पेस अपने सब्जेक्ट के साथ धीमी हो जाती है। पहले स्टेंजा की तेज और फ्लोइंग एनर्जी से कंपेयर कीजिए, यहाँ सब कुछ शांत है, नींद भरा है, बेजल्द है। ऑटम अब कुछ भी पकाने की रेस में नहीं है, वो थकी हुई है, वो पेशेंट है, वो अपने ही काम के बीच में लगभग सो रही है। कई क्रिटिक्स इस स्टेंजा को पोम का इमोशनल टर्निंग पॉइंट मानते हैं, प्योर अबंडेंस से कुछ ज़्यादा क्वाइट और रिफ्लेक्टिव की तरफ पहला शिफ्ट। अब चलते हैं स्टेंजा 3 की तरफ। आखिरी स्टेंजा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा उदास सवाल पूछता है, बसंत के गीत कहाँ हैं? एंड कीट्स आंसर्स हिमसेल्फ राइट अवे, ऑलमोस्ट खुद को करेक्ट करते हुए, स्प्रिंग के बारे में मत सोचो। वो कहते हैं ऑटम का अपना संगीत भी है, उतना ही वैलिड, उतना ही खूबसूरत। छोटे मच्छर नदी किनारे विलो के पेड़ों में एक वेलफुल कोयर में गाना गा रहे हैं। हवा तेज हो रही है, कभी हल्की हो रही है, उसके साथ ही ऊपर नीचे होते हुए। वहाँ बैठे लैम्प अब बच्चे नहीं, बल्कि लगभग एडल्ट शीप पहाड़ों से जोर जोर आवाज कर रहे हैं, झाड़ियों में झिंगुर गा रहे हैं। एंड फाइनली स्वॉलोज, जो अपनी लंबी साउथ माइग्रेशन की तैयारी में इकट्ठा हो रहे हैं, ट्विटर अक्रॉस द स्काई टुगेदर। ये लिटरली एक आंट की आवाज़ है। नैट्स का कोयर वेलफुल बताया गया है, जिसमें थोड़ा शौक का एहसास है। स्वॉलोज का इकट्ठा होकर जाना सबसे साफ संकेत है कि सर्दी आने वाली है और ये मौसम हर मौसम की तरह ख़त्म होने जा रहा है। और फिर भी कीट्स इसे ट्रैजिक या सैड नहीं मनाते, वो इसे सिंपली ऑटम का अपना संगीत कहते हैं। स्प्रिंग के संगीत से अलग, ज़्यादा क्वाइट, ज़्यादा लेयर्ड, लेकिन उतना ही रिच। यहाँ कोई लैमेंट नहीं है, कोई डेस्परेटली चीज़ों को पकड़ने की कोशिश नहीं है, बस शांत केयरफुल ऑब्जर्वेशन पोम की आखिरी लाइन तक। अब चलते हैं कुछ मेजर थीम्स पे। तो असल में ये कविता किस बारे में है, इस खूबसूरती इमेजरी के नीचे कुछ थीम्स पर बात करते हैं। पहला थीम
राइपनेस एंड प्रोसेस, ना कि कोई फिक्स्ड फिनिश प्रोडक्ट। नोटिस कीजिए कि पोएम ऑब्सेस्ड है एक्ट ऑफ राइपनिंग, हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग पर। तैयार सेब पर नहीं जो बास्केट में पड़ा है, या खाली खेत पर नहीं जो हार्वेस्ट के बाद बचा है। हर वर्ब इस पोएम में प्रेजेंट मोमेंट पे एक्टिवली कुछ कर रहा है। कीट्स को बदलाव की ऑनगोइंग प्रोसेस में ज्यादा दिलचस्पी थी, किसी एक फिक्स स्टेट पर नहीं, चाहे वो समर की फुलनेस हो या विंटर की एम्प्टीनेस। सेकेंड थीम, एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांजिएंस, यानी ये स्वीकार करना कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। ऑटम सीधा समर की अबंडेंस और विंटर की मृत्यु के बीच बैठी है, और रिमार्केबली कीट्स इससे कभी नहीं लड़ते। वो ऑटम को थोड़ा और रुकने के लिए नहीं कहते, वो समर के जा चुके होने पर शोक नहीं मनाते। वो बस बहुत प्रिसाइज सेंसरी डिटेल के साथ एक मौसम को चुपके से दूसरे मौसम में बदलते हुए ऑब्जर्व करते हैं, बिना किसी पैनिक के, बिना किसी सेंटिमेंटेलिटी के। थर्ड, द सेंसेस ओवर एब्स्ट्रैक्शन। बाकी रोमांटिक पोएट्री के मुकाबले और खुद कीट्स की पहली वाली ओड्स के मुकाबले भी इस कविता में लगभग कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई विजन नहीं है, और मुश्किल से ही कहीं मैं शब्द नजर आता है। ये ऑलमोस्ट पूरी तरह प्योर इमेज और साउंड से बनी है। छूना, चखना, देखना, सुनना, हर स्टेंजा में। कई क्रिटिक्स इसी वजह से इसे कीट्स की सबसे ऑब्जेक्टिव पोएम मानते हैं। पोएट लगभग गायब हो जाता है और जो बचा रहता है वो दुनिया खुद है, पूरी क्लैरिटी के साथ डिस्क्राइब की हुई। फोर्थ, और शायद सबसे क्वाइटली पावरफुल थीम, मोर्टैलिटी, यानी मृत्यु का विचार। कई स्कॉलर्स मानते हैं कि ये कविता कीट्स की अपने आने वाली मृत्यु का इनडायरेक्टली सामना करने के बारे में है। जब उन्होंने टू ऑटम लिखी थी तब तक उनमें ट्यूबरक्लोसिस की अर्ली सिम्टम्स दिखने लग गए थे, जिससे 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। कविता में मृत्यु शब्द कभी सीधा नहीं आता, कोई डार्क इमेजरी नहीं है, कोई ग्लूम नहीं है, लेकिन पोम की स्लो मोशन ओवरवेलमिंग फुलनेस से है, पेशेंट हार्वेस्ट तक और फिर पक्षियों के आखिरकार इकट्ठा होकर उड़ जाने तक, एक जीवन के अपने अंत की तरफ जेंटली बढ़ने जैसी लगती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बल्कि एक किस्म की शांत ग्रेसफुल गरिमा के साथ ट्रीट किया गया है, जो कॉन्टेक्स्ट जानने के बाद बहुत से रीडर्स को डीपली मूव करता है। अब बात करते हैं ऑथर के बारे में। जॉन कीट्स का जन्म 1795 में लंदन में हुआ था, एक स्टेबल रखने वाले के सबसे बड़े बेटे के रूप में, जो अपनी ज़िंदगी घोड़ों को मैनेज करके चलाता था। एक मॉडेस्ट वर्किंग क्लास बैकग्राउंड जो उनके कई एरिस्टोक्रेटिक लिटरेरी कंटेम्प्रेरीज से बहुत अलग था। उन्होंने कई सालों तक सर्जन बनने की ट्रेनिंग ली और क्वालिफाई भी हो गए, इससे पहले कि उन्होंने मेडिसिन छोड़कर पोएट्री को फुल टाइम अपनाया, एक फैसला जिसे उनके दोस्त रेकलेस मानते थे। ही पब्लिश वेरी लिटिल ड्यूरिंग हिज शॉर्ट लाइफ, एंड जो थोड़ा बहुत पब्लिश हुआ उसे क्रिटिक्स ने हार्शली मॉक किया। एक पर्टिकुलरली क्रूअल रिव्यू में तो उन्होंने वापस प्लास्टर्स, पिल्स एंड ऑइंटमेंट बॉक्सेस पर लौटने को कहा गया, यानी उन्हें मेडिसिन में वापस चले जाना चाहिए, पोएट्री छोड़ देनी चाहिए। वो 1821 में रोम में ट्यूबरक्लोसिस से मरे, सिर्फ 25 साल की उम्र में, खुद को एक असफल आदमी मानते हुए। टू ऑटम 1819 के उस अद्भुत साल में लिखी गई, जिसे कीट्स का ग्रेट ईयर भी कहा जाता है, जब उन्होंने ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू अ ग्रेसियन अर्न और कई दूसरी ओड्स भी लिखी थी, जो आज अंग्रेजी साहित्य की सबसे महान कविताओं में गिनी जाती है। ये कविता विंचेस्टर के पास एक शाम की सैर के बाद लिखी गई और उनकी आखिरी कंप्लीट कविताओं में से एक थी। कीट्स रोमांटिक एरा में लिखते थे, एक लिटरेरी पीरियड जो रफली 1798 से 1837 तक फैला हुआ था, जिसने पिछले सदी की ठंडी ऑर्डर्ड रेशनलिज्म को छोड़कर रॉ मोशन, नेचुरल वर्ल्ड, इमेजिनेशन और इंडिविजुअल की इनर लाइफ को अपनाया। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, बायरन शेली, ये सब उनके कंटेम्प्रेरीज थे और मिलकर उन्होंने अंग्रेजी पोएट्री को पूरी तरह रीडिफाइन कर दिया। बट वाइल मेनी ऑफ हिज फेलो रोमांटिक्स इंस्टिंक्टिवली सबलाइम की तरफ जाते थे, बड़े माउंटेन्स, वायलेंट स्टॉर्म्स, सुपरनैचुरल विजन्स और फीलिंग की ड्रामेटिक एक्सट्रीम्स, कीट्स वही तीव्रता एक साधारण अनरिमार्केबल सी सितंबर की दोपहर में इंग्लिश कंट्रीसाइड में ढूंढ लेते हैं। ये इंस्टिंक्ट छोटी सी चीज़ों में भी गहरा मीनिंग ढूंढता है, बड़े और ड्रामेटिक की जगह। शायद उनकी सबसे बड़ी और सबसे लास्टिंग कंट्रीब्यूशन है अंग्रेजी पोएट्री को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट्स में बताइए कि अगली बार कौन सी कीट्स की पोएम पर आपको वीडियो चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय।